नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो चलिए एक बार फिर से हम आपसे हो गए हैं रूबरू परीक्षा पे पाठशाला में। हमारा कार्यक्रम लगातार आप छात्रों के लिए चल रहा है जो भी अपने बोर्ड्स एग्जाम्स दे रहे हैं या आने वाले बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। उन सब को किस तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, डरना नहीं है, रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हम एक्सपीरियंस और बेहतरीन टीचर्स को यहाँ पर बुलाते हैं और आपके पेपर को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आज अकाउंटेंसी के बारे में चर्चा होगी। जब हम कॉमर्स लेते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कठिन जो सब्जेक्ट हमें नज़र आता है वो है अकाउंटेंसी, मैथ्स की तरह। लेकिन इसको किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, आज उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अकाउंटेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरमीत सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज़ पर। धन्यवाद। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं तो उनके लिए सबसे सारे सब्जेक्ट्सों में सबसे ज़्यादा खराब सब्जेक्ट कह सकते हैं मैथ्स होता है, डरावना होता है। वैसे जब कॉमर्स लेते तो अकाउंटेंसी से बच्चे बहुत डरते हैं। तो इस डर को कैसे दूर किया जाए? अकाउंटेंसी सिर्फ प्रैक्टिस का विषय है, जैसे मैथ्स है। तो प्रैक्टिस जितनी करते रहेंगे वो डर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म होता जाएगा जी। तो प्रैक्टिस करनी है और बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कितने मार्क्स के हैं, कितना कवर कर रहे हैं, कि कौन कौन सी चीज़ों पे स्पेशल ध्यान देना है। बस वो चीज़ तैयार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि पिछली बार से हर साल कुछ ना कुछ या तो नया ऐड होता है या पुराना हटाया जाता है, कुछ ना कुछ सिलेबस में बदलाव जरूर देखे जाते हैं। इस बार के अगर हम 12th के सिलेबस को देखें तो सर किस तरह के क्या क्या चीजें, कौन कौन से चैप्टर टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कौन कौन सी चीजों को हटाया गया है? देखिए, सीबीएसई ने अभी 2024 के लिए जो सैम्पल पेपर इशू किया है उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पार्ट बी पेपर में आते हैं। एक पार्ट बी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट बी है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पार्ट ए पर हम पहले आते हैं। पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आएगी, जिसमें टोटल 26 क्वेश्चन होंगे। 16 क्वेश्चन 1 मार्क ईच होंगे, बाकी 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के 4 लॉन्ग होंगे। टोटल 60 मार्क्स का जो पेपर है वो पार्ट ए कवर करेगा। ऐसे ही जब हम पार्ट बी की तरफ जाएंगे तो वहाँ 4 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच होंगे और 2 क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 4 मार्क का और 6 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कंपलसरी है, वो हर साल आता है। तो अच्छा, बच्चे, जैसा आपने कहा, बच्चे मुझसे अक्सर ये बात पूछते हैं कि सर पार्ट बी में 2 ऑप्शन है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। तो हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ क्यों ना जाए? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक तो ऐसा है कि वो जनरली आसपास स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पढ़ाई जाती है। उसका भी एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि आगे जब हम तैयारी करेंगे बीकॉम में या सीएस फाउंडेशन या कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आएंगी, कैश फ्लो आएगा, फंड फ्लो आता है, या हमारे अकाउंटिंग रेशियोज आते हैं, कंपैरेटिव कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स आते हैं, थ्योरी आती है उनकी। तो इस वजह से यही वाला पार्ट प्रिपेयर कराया जाता है। फिर भी लास्ट मोमेंट पे जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट कैसे करें। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं यही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड है, या उन्होंने सीएस पढ़ी है या आईपी पढ़ी है, ऑप्शनल में उन्होंने कंप्यूटर ले रखा है, तो अगर वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अवेयर है तब वो उस तरफ जाए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ऑप्ट करें। बिल्कुल। तो देखिए, क्या आपको ऑप्ट करना है और क्या थोड़ा सा छोड़ देना है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप आखिरी समय पर अगर पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है? सर, कौन कौन से टॉपिक्स है? क्योंकि अकाउंट्स में हर टॉपिक अपने में ही एक वेटेज रखता है, हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं किया, अकाउंट्स को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया है, उनके लिए किस तरीके से वो पास हो सकते हैं? कोई ट्रिक है आपके पास? अगर बात हम चैप्टर वाइज करें तो फंडामेंटल, जो पार्टनरशिप का फंडामेंटल वाला चैप्टर है, उससे वो पास्ट एडजस्टमेंट जरूर तैयार करें। पास्ट एडजस्टमेंट उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर वो चले जाते हैं एडमिशन की तरफ, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में उनको जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, जहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। या फिर ये हो जाता है कि नया पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग
हिज कैपिटल इन कैश या प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हैं या प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हैं, वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से प्रिपेयर करने चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में दो तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेटेड आते हैं, वो रिपीटेशन में पूछे जाते हैं। एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, एक मिनिमम कैश बैलेंस आफ्टर रिटायरमेंट जो फर्म के पास होनी चाहिए, और डिसोल्यूशन में उनको जर्नल एंट्रीज भी प्रिपेयर करनी है। जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, अगर वो फर्म बियर कर रही है, वो पार्टनर बियर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो ये डिसोल्यूशन में अब अच्छा कुछ ईयर से मैम ऐसा भी हो रहा है कि जर्नल एंट्रीज ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो बच्चा जो है वो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक को तैयार करके चला जाता है। उसके माइंड में ये रहता ही नहीं है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम क्रिएट हो जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी। तो उसको उधर भी थोड़ा जर्नल एंट्रीज की तरफ ध्यान देना है। जैसा भी सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उसमें उन्होंने डेथ का क्वेश्चन 6 मार्क्स में दिया और डिसोल्यूशन का क्वेश्चन दिया है, एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस दी है, और शेयर्स का 100% कंपलसरी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही है। तो जो ज़्यादा वेटेज है या जहां से ज़्यादा मार्क्स एक्वायर किए जा सकते हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स। और जब हम बात शेयर्स की करते हैं तो शेयर्स में उनको जो सबसे ज़्यादा बच्चा जो डरता है शेयर्स में वो है प्रोराटा अलॉटमेंट से बहुत डरता है। अभी आपके यहाँ उपस्थित होने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे पास थे संपर्क में, वो भी यही कह रहे थे सर प्रोराटा का कुछ कीजिए। तो प्रोराटा को उनको बस इतना ध्यान देना है कि अलॉटमेंट कैसे हो रहा है, रिजेक्टेड किए जा रहे हैं या किसी प्रपोर्शन में अलॉटमेंट हो रहा है, कोई शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट नहीं पे कर पा रहा है, क्या जो वो अलॉटमेंट नहीं पे कर पा रहा था उसमें प्रीमियम इंक्लूड था। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो उनको याद रखनी है। शेयर्स 100% शेयर से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। और शेयर्स का एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई देता है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं आएगी। तो उनको ये भी देखना है कि जो बैलेंस शीट पूछ रहा है उसमें सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पार्ट कैसे निकाला जाएगा, ये ध्यान देना। बिल्कुल, देखिए किस तरह कौन से टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो सर ने बताया। यहाँ पर एक और दुविधा बहुत ज्यादा आती है, जब हम पूरा अपना चार्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो लास्ट में हमें आंसर लाना होता है दोनों में इक्वल लाना होता है बैलेंस शीट में, तो लेकिन वो बड़ी कंफ्यूजन होती है। वो दोनों करते हो हम सही चले आए अपने हिसाब से, लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग। उस सिचुएशन को कैसे दूर किया जा सके कि आंसर दोनों करेक्ट आए। देखिए ये तो स्टार्टिंग से ही डिपेंड करता है। अगर रीवैल्यूएशन ही गलत हो गया है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो गलत होगा, उसका इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे पड़ जाएगा। कैपिटल अकाउंट गलत होगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो उनको अगर देखिए बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है तो ये नहीं कि वो उसको बैलेंस शीट को मिलाने में हाफ एन आवर वेस्ट कर दे जी। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं होती है तो वो उस जगह को छोड़ करके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करता चले, उसको सॉल्व करता चले। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम अभी पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आईएससी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको एक थोड़ा सा प्रॉफिट होता है कैलकुलेटर का, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो वो कैलकुलेटर अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन करना है वो उनको अपने साइड रफ कॉलम में करना है और उसमें टाइम भी देना है। तो जो टाइम मैनेजमेंट है सर वो कैसे करें कि हमें एक 6 मार्क्स के या 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के सवालों पर अपना कितना समय व्यर्थ करना है? सबसे पहले तो वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करें और स्पेशली वर्किंग नोट जरूर प्रिपेयर करें। जहां क्वेश्चन अगर कह भी नहीं रहा है कि शो योर वर्किंग नोट क्लियरली, फिर भी उनको वर्किंग नोट साथ साथ में दिखाते चले जाना चाहिए। और जैसे हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग नोट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पर उसको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बनाना है, उसको फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट भी बनाना है। तो जब स्टेप मार्किंग होती है तो स्टेप मार्किंग के दौरान वर्किंग नोट के मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो ये उसको देखना है कि बच्चे को वर्किंग नोट भी कराना है और साथ साथ अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। अच्छा मैम, पहले क्या होता था, लास्ट ईयर तक ये था कि सीबीएसई अकाउंटेंसी की जो आंसर शीट इशू कर रहा था, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। आंसर शीट जो इशू कर रहा था उसमें कुछ पेजेस के बाद सीबीएसई फॉर्मेट बना के दे रहा था, रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट दे दिया, कहीं पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दे दिया, तो इस तरीके से फॉर्मेट बना के दे रहा था।
तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट को भी, एग्जामिनर्स को भी, कॉपी करेक्शन के बाद कोऑर्डिनेटर्स को भी, कि मान लीजिए बच्चा यहाँ पे अपना वर्किंग नोट कर रहा है, अब वो रीवैल्यूएशन बना रहा है उस क्वेश्चन का पेज नंबर 13 पे। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स तो एक जैसे नहीं है कि उन्होंने शो कर दिया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर ऑन पेज 13, किसी बच्चे ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। तो एग्जामिनर जब उसको चेक कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि चलो इतना किया है, उसके आगे उसने किया ही नहीं। अब जब वो पेज नंबर 13 पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रीवैल्यूएशन उसने पीछे बनाया, यहाँ बनाया हुआ। तो उस एग्जामिनर ने तो मार्क्स दे दिए, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स को प्रॉब्लम होगी क्योंकि कोऑर्डिनेटर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं। बिल्कुल। तो कोऑर्डिनेशन के दौरान जब कोऑर्डिनेटर्स देख रहे थे कि सर ने यहाँ ओके का मार्क किया है, राइट टिक किया है, तो यहाँ मार्क्स अलॉट क्यों नहीं की, तो फिर एग्जामिनर मैम वहां लिख रहा था कि मार्क्स गिवन ऑन दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज दिस 30। तो यहाँ अब इस ईयर सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया है कि अब इस ईयर बच्चों को जो आंसर शीट मिलेगी वो विदाउट फॉर्मेट मिलेगी। बच्चा जहां उसकी वर्किंग नोट दिखाएगा वहीं उसके अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जितने भी हमारे साथ टीचर्स आए उन्होंने एक बात बहुत ही क्लियर कही कि एग्जामिनर जो है, जो आपकी आंसर शीट को चेक कर रहा है, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नीट एंड क्लीन प्रॉपर जहां आपका सवाल पूछा गया है वहीं आपने जवाब दिया है और उसको इधर से उधर नहीं किया है तो उनको दिक्कत नहीं होगी। अगर उन्हें दिक्कत नहीं होगी तो आपको अच्छे मार्क्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर तरीके से डालें और वहीं पर ही अपने पूरे आंसर को करें, ना कि आधा यहां पर या आधा दूसरे पेज में। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें। जैसे 10 इयर्स का बहुत क्रेज रहता है कि 10 इयर्स लगा लेते हैं और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू यू 10 इयर्स का कितना रोल है अकाउंटेंसी में? जहां तक बात 10 इयर्स की करें तो पिछले कुछ सालों में, जैसे अब टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम हुए थे कोविड की ड्यूरेशन में, तो अगर हम उस पैटर्न की बात करेंगे तो 10 इयर्स उतना कारगर सिद्ध नहीं होगा। बच्चे जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशू करता है या पब्लिकेशन हाउस जो प्रैक्टिस पेपर्स इशू करते हैं 10 इयर्स के 10 पेपर्स सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, उनको लगाएं और कोशिश ये करें कि एक इतने टाइम ड्यूरेशन में मेरे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसको देखें। और ये मेरी मतलब एक एडवाइस है सभी स्टूडेंट्स को कि स्पेशली सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सैंपल पेपर की या प्रैक्टिस पेपर की, प्रैक्टिस के दौरान कैलकुलेटर यूज ना करें, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस करते समय कैलकुलेटर यूज करेंगे तो वो कैलकुलेटर के हैबिचुअल हो जाएंगे, उनकी खुद की कैलकुलेशन इतनी वीक हो जाएगी वो वहां 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सीबीएसई वालों, अगर आपको कैलकुलेटर की सुविधाएं नहीं मिली हैं तो आप जब अपनी प्रैक्टिस टाइम पर हो तब भी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें और अपने हाथों से यानी कि अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान रखें और टाइमर लगाकर बैठे कि अगर आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना समय लग रहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम उसमें मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं? 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मैम, वो पार्ट ए में 4 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन पार्ट बी में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंपलसरी। तो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अगर वो टाइम देंगे, क्योंकि सीबीएसई में मैम जो एमसीक्यू आ रहे हैं 16 एमसीक्यू पार्ट ए से आ रहे हैं, 4 एमसीक्यू पार्ट बी से आ रहे हैं। तो मैम जो 16 उसमें से आ रहे हैं पार्ट ए में, उसमें लगभग जो अभी सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया उसमें 2 क्वेश्चन एजर्शन रीजन के भी। 9th और 10th क्वेश्चन के लिए उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखी है, उस पर बेस क्वेश्चन पूछे हैं। तो वो सिर्फ 2 क्वेश्चन है और वो बहुत इजी है, बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जी। और वहां उनको टाइम ज्यादा लग जाएगा जब वो एमसीक्यू कर रहे होंगे, क्योंकि एमसीक्यू में भी कैलकुलेशन है, वो सिंपल थ्योरेटिकल वाले नहीं है, उसमें भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं जी। तो अगर वो यहाँ अपने लॉन्ग क्वेश्चंस 15 to 20 मिनट्स ईच क्वेश्चन में फिनिश कर लेते हैं तो उनको वहां प्रॉपर टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। बिल्कुल। देखिए, हम जर्नल एंट्रीज की भी अगर बात करें तो जर्नल एंट्रीज कुछ बच्चे होते हैं याद करना शुरू कर देते हैं, तो आपके हिसाब से याद करना ज्यादा बेहतर होगा या उनको प्रॉपर तरीके से समझना बेहतर होगा? बिल्कुल मैम, जर्नल एंट्रीज है क्या, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चा रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा है,
तो अब जर्नल एंट्री अगर वहां पूछ ली गई तो उसने उसके माइंड में आता है ये तो मैंने सीखा ही नहीं था, ये तो मैंने किया ही नहीं था। तो सीधी सी बात उसके माइंड में होनी चाहिए कि अगर असेट्स नोट इस साइड हो रही हैं अपोजिट साइड और रियलाइज अपोजिट साइड हो रही हैं, तो अगर बाय साइड असेट्स रियलाइज हो रही हैं, कोई पार्टनर उसको ले जाता है तो पार्टनर का नाम डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री हो जाएगी। अगर कोई लायबिलिटी पे की जा रही है तो वो टू बैंक के नाम से पे होगी, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक हो जाएगी। तो उसको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम अगर अकाउंट बना रहे हैं, जब भाई जर्नल से लेजर पोस्टिंग की जा सकती है तो क्या लेजर पोस्टिंग से जर्नल एंट्री नहीं की जा सकती? तो ये उसको थोड़ा देखना चाहिए, रटने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, तो आपको जर्नल एंट्रीज को लेकर के बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है कि कौन सी एंट्री को कहां पर पुट करना है। थ्योरी की अगर बात करें, क्योंकि बच्चे थ्योरी पर भी काफी ध्यान देते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम इधर अपने सवालों पर अटक जाते हैं तो थ्योरी में है जो थोड़ा बहुत अपना बचाव कर लेंगे। तो थ्योरी पर सर कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए? थ्योरी कम आती है सीबीएसई में। अगर थ्योरी, जैसे बच्चे अभी शेयर्स बहुत वाइड चैप्टर है, तो बच्चे शेयर्स के न्यूमेरिकल और उसके फॉर फीचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यही हेडिंग्स में बिजी रहते हैं। उधर वो ईएसओपी नहीं पढ़ रहे हैं। ईएसओपी जरूर पढ़ना चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स पढ़ना चाहिए। और जो अगर थ्योरी की बात करें तो उधर उनको उस तरफ पार्ट बी में जो हेड सब हेड पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो वो उनको प्रिपेयर करना चाहिए। एक बहुत आसान चैप्टर है जो 110% उनको 3 मार्क्स देके जाएगा, वो है कंपैरेटिव कॉमन साइज। उसमें सिर्फ 4 हेड है, 4 पैटर्न है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन इनकम स्टेटमेंट। तो वो सिर्फ 4, ये छोटा सा पैटर्न है, उसमें कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर की अमाउंट नोट करनी है, करंट ईयर की एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो वो इजीली 3 मार्क्स उनको दे जाता है। तो इतना आराम से कर लेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि सीबीएसई में पासिंग मार्क्स कितने हैं अकाउंटेंसी में? मैम, पासिंग जो है वो 26 भी बोर्ड पास करता है, लेकिन हम सेफ साइड के लिए एज एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर और एडिशनल हेड एग्जामिनर हम लोग यही रखते हैं कि 27 मार्क्स एटलीस्ट उसको आउट ऑफ 80 लाने हैं। आउट ऑफ 80 आपको 27 मार्क्स लाने हैं, जिसमें 16 मार्क्स के एमसीक्यूज हो जाते हैं सिर्फ पार्ट ए में। पार्ट बी में 4 हैं, टोटल मिला के 20 मार्क्स के, उसके साथ थ्योरी भी है, उसके साथ थोड़ी। देखिए, जो बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बच्चे आखिरी मौके के लिए बैठे रहते, तो वो सोचते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं, अब हमें पास होने की जरूरत है, तो वो अपने एमसीक्यूज को मजबूत कर ले या थ्योरी को मजबूत कर ले, या कोई ऐसा टॉपिक जो हर साल आता है और वेटेज भी रखता है, जिसको वो बार बार प्रैक्टिस करके एटलीस्ट पास हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, कंपैरेटिव कॉमन साइज एक चैप्टर ऐसा है, और दूसरा चैप्टर अगर वो देखें तो फंडामेंटल है पार्टनरशिप का। एडमिशन का लॉन्ग आता ही आता है 6 मार्क्स का। शेयर्स फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व निकालना। इसके अलावा एक डिबेंचर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। लेकिन क्या ये जो टॉपिक्स आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आखिरी मोमेंट पे तैयार करने वाले बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, बहुत इतने लेंदी नहीं है। अगर बच्चा सिर्फ डिबेंचर्स को फोकस करे, मैम एक्चुअली है क्या कि 36 मार्क्स जो है वो उधर से आने हैं मैम, पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप और कंपनी, ये 36 मार्क्स कवर कर रही है, और इधर 24 मार्क्स कंपनी कवर कर रही है, टोटल 60 मार्क्स पार्ट ए। तो पार्ट ए में मैम है ही नहीं कुछ। पार्ट ए में सिर्फ पार्टनरशिप और कंपनीज, 36 मार्क्स की पार्टनरशिप, 24 मार्क्स की कंपनीज। तो अगर हम सिर्फ उतने टॉपिक्स कवर कर लें जहां बच्चा लास्ट मोमेंट में भी तैयारी करके पास हो सकता है, तो वो यही टॉपिक्स हैं मैम। ठीक है, तो देखिए, सर ने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो एटलीस्ट आपको पास तो करा देंगे, तो जल्दी करिए, अभी भी बहुत वक्त बाकी है। और अगर अभी भी आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए पास होना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। सर, एमसीक्यूज, जैसे हम बोलते हैं कि एमसीक्यूज हैं, लेकिन एमसीक्यूज को भी सॉल्व करना पड़ता है एक एक मोमेंट पे, तो उन एमसीक्यूज को किस तरीके से प्रिपेयर करें? एमसीक्यू में अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन है कि 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, तो हमको क्या करना है कि साथ ही में बच्चे, अच्छा मैंने अक्सर देखा है लास्ट पेज पे रफ वर्क के लिए वो करते हैं, इतना उनको नहीं करना चाहिए। जहां जहां जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसी के बगल में वो वर्किंग नोट या रफ वर्क हेडिंग डाल के उसमें कर लें, साथ साथ कैलकुलेट करें और साथ साथ आंसर दें। उसमें उनको ऐसा नहीं है कि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। शेयर्स फॉर फी टू ए
कुछ शेयर्स उसमें से री इशू हुए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब हम पेपर उठाते हैं तो आप कई सालों से एज ए एग्जामिनर जा रहे हैं, बच्चों की कॉपियां चेक कर रहे हैं, तो आप अगर ढंग से देखेंगे भी नहीं फिर भी आप सही चेक करेंगे क्योंकि आप काफ़ी साल से कॉपियां चेक करने जा रहे हैं। कौन सी गलतियां हैं जो आपको एक टॉपर की कॉपी में भी दिखती हैं और एक एवरेज स्टूडेंट की भी कॉपी में दिखती हैं? टॉपर की कॉपी में कई बार ऐसा हो जाता है कि कैलकुलेशन में कहीं कहीं गलती हो जाती है। अगर डिबेंचर जैसा कोई चैप्टर है जिसमें मैम क्वेश्चन एक बार ऐसा आ गया था, मुझे याद है कि 48 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू हुए, इतने % प्रीमियम पे हुए, ऐसे रिडीम्ड हो रहे हैं और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इतना आएगा तो वो कैसे राइटिंग ऑफ होगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन थी तो उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे ने 2 जीरो ज़्यादा लगा दिए, कहीं कम लगा दिए। तो ये ऐसी गलती है जो आपको उसमें भी दिख जाएगी, टॉपर में भी कहीं ना कहीं ये गलती बच्चे टॉपर्स भी कर देते हैं और जो वीक सेक्शन वाले हैं वो तो इन गलतियों को आप लोग नजरअंदाज करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है कि हाँ उसके 98 99 आ रहे हैं, फिर तो वो ये गलती बिल्कुल नहीं है, ये गलती मानी जाएगी, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि एक टॉपर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो ऐसी गलती करेगा, तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि हमने बात करी कि कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो हम अक्सर बच्चों की कॉपीज में देखते हैं, आपसे जानना चाहूंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमेशा से, फिर मैं वही बात करूंगी, एक टॉपर के लिए बहुत टफ हमेशा साबित होता है और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी टफ रहता है? 2 चैप्टर्स ऐसे हैं मैम जिसमें टॉपर्स के साथ भी और एवरेज स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम रहती है। वो है मैम शेयर्स और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां बच्चा, अब जैसे मैम चेंजेस भी आते रहते हैं, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है, बच्चा लास्ट ईयर कुछ और कर रहा था, प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट 2 साल पहले चेंज हुआ, तो बच्चा जो है ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे बैलेंस शीट में उन्होंने जो नॉन करेंट असेट्स है उसका जो पहला हेड है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स रख दिया, तो बच्चे को याद रखना। आईएससी का मेथड कुछ और है, वो लोग कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से और द स्टेटमेंट ऑफ पीएल से भी कवर करते हैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है, सीबीएसई में ऐसा है कि अगर कोई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है तो वो राइटिंग ऑफ होगी सेम ईयर में, लेकिन उस सीक्वेंस हमारा अलग है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम से होगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से होगी, तो ये चीज़ें बच्चे को ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। जो स्टार्टिंग के जब हम पेपर लिखने के लिए जाते हैं, बच्चे पेपर लिखने जाते हैं तो स्टार्टिंग के 15 मिनट उनको रिवीजन के लिए मिलते हैं जी। लेकिन उन 15 मिनट में भी बच्चे ये सोचते हैं कि ये 3 घंटे हमारे लिए कम पड़ जाएंगे और उसमें वो काम करना शुरू कर देते हैं। वो 15 मिनट कितने क्रूशियल हैं? वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 मिनट में उसके माइंड में एक इमेज सेट हो जाती है कि वो 3 घंटे मुझे क्या क्या करना है। वो उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, एक लाइन तैयार कर लेते हैं कि मुझे माइंड उस समय इतना तेजी से चल रहा होता है कि हाँ भाई ये ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाला उसने देखा, उसको लग रहा है कि नहीं इसकी जगह अगर ये वाला अटेम्प्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसके और में कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें 3 अलग अलग हेड्स हैं 1 2 3 करके 2 मार्क्स ईच, तो बच्चा ये सोचता है कि क्यों ना इसको कर लूँ, अगर 3 में से 1 2 भी सही हो गए तो कुछ तो मिलेंगे, ऊपर 6 वाले में तो पूरे चले जाएंगे। तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बच्चे को उस टाइम को पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। और कौन कौन सी सर चीज़ें हैं जो हमें अकाउंटेंसी के पेपर में याद रखनी होती है, क्योंकि इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस है। इसी के साथ साथ अकाउंट जो है जिसको बच्चे हमेशा ऊपर रखते हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस पेपर में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? बच्चे को ये ध्यान रखना है कि उसे पेपर किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। 34 क्वेश्चंस पूरे उसे अटेम्प्ट करने हैं और आप उनको ये भी देखना है कि अगर मैं पार्ट ए कर रहा हूं तो पार्ट ए में अगर वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ना करें कि 4 एमसीक्यू यहां लगाए हैं फिर उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन लगा दिए फिर कुछ एमसीक्यू कर दिए, ऐसा ना करें। तो 6 मार्क पार्ट ए जब पूरा फिनिश कर लें तब पार्ट बी की तरफ जाएं और पार्ट बी में भी ऐसा ही करें
कि MCQ एक तरफ और उसके बाद जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको एक साथ। तो जो बच्चे को ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें उसको ध्यान रखनी है कि हाँ भाई पूरे पेपर के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें जो गलतियाँ हो जाती हैं, बच्चे को ये देखना है कि अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा है, कंप्लीट कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया, तो उसको ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, फाइनेंसिंग की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलाया, तो उसका जब जो ओपनिंग बैलेंस है वो गिवन है, क्या उसको ऐड करने से क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली। शेयर्स, आप लगातार इस चैप्टर की बहुत चर्चा कर रहे हैं, कैश फ्लो की और एक शेयर इशू ऑफ शेयर्स की। इसमें बच्चों को काफी दिक्कतें आती हैं और प्रैक्टिस की भी इसकी बहुत जरूरत होती है, तो इस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करें? इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करें। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप पहले कर लें, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन लगाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है पहले वो सीखें। जब आप पार्ट ए उसका पॉइंट ए क्लियर कर लेंगे तब पॉइंट बी की तरफ बढ़ें। कौन कौन से नॉन कैश आइटम्स ऐड होने हैं, कौन कौन से लेस होने हैं। फिर उसको ये भी देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, उसके बाद उसको कौन कौन सी करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होने से उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। टैक्स, अच्छा ये टैक्स वाला मामला बहुत ज़्यादा फंसाता है बच्चों को, क्योंकि टैक्स में कभी कभी एडजस्टमेंट में दे दिया जाता है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और बैलेंस शीट में भी प्रोविजन फॉर टैक्स के दोनों ईयर के बैलेंसेस दिए हैं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर के। तो बच्चे को तुरंत माइंड में ये बात आनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे ही वो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करेगा टैक्स मेड और टैक्स पेड दोनों उसके पास आ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर वो तैयारी करके चलेगा कि मैंने ऑपरेटिंग पूरी पक्की कर ली, अब मैं इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, और इन्वेस्टिंग जब वो तैयार करे तो अकाउंट्स जो फिक्स्ड असेट्स के बनने हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनना है, तो इसको वो जब बना लेगा तो वो इन्वेस्टिंग में पक्का हो जाएगा। देन फाइनेंसिंग की तरफ जाए, और जब वो कंप्लीट कर लेगा तीनों तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक साथ लगाए। उसके बाद जब कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका पूरा ठीक हो रहा है फिर वो उसमें एडजस्टमेंट्स ऐड करके तब लगाए। देखिए, जब जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी जो बुक्स चल रही होती हैं क्लास में, उसके अलावा भी वो सोचते हैं कि कई ऐसी किताबें ले आएं जिससे वो सवाल लगा ले, तो आप क्या कोई ऐसी बुक है जो इस टाइम पे सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को कि अपनी जो क्लास में जो चल रही है कंटिन्यूसली बुक, उसके अलावा भी इस बुक को भी देख सकते हैं? बच्चों ने वैसे भी जो प्रैक्टिस की है वो अलग अलग बुक से की है। TS गिरवाल सर की बुक से भी की है, DK गोयल से भी की है, और डॉक्टर SC शर्मा की बुक से भी की है। तो अलग अलग क्वेश्चंस तो उन्होंने किए हैं, लेकिन अब जब वो प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं या सैम्पल पेपर लगा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्टेड सैम्पल पेपर उनके पास है। तो जो पब्लिकेशन हाउस जो है, रिनाउंड पब्लिकेशन हाउस हैं, जैसे सुल्तान चंद हैं, डॉक्टर अपना जो गिरवाल सर हैं, उन्हीं का पब्लिकेशन, उन्हीं की वो चलती है सैम्पल पेपर वाली बुक, तो उससे लगा लें। DK गोयल सर की भी चलती है, उनसे लगा लें। तो उनके पास ये 2 अच्छे पब्लिकेशन हाउस है जहाँ से वो प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर लगा सकते हैं। तो देखिए, आप अगर अपनी बुक से संतुष्ट नहीं है और आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ छूट गया है, तो आप इस तरीके के सैंपल पेपर्स को ला करके लगा सकते हैं और बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। सर, चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगी, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में बच्चों को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे कूल डाउन होकर, बिना एंजाइटी के, बिना डिप्रेशन के, बिना किसी डर के पेपर देना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं? प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत हेक्टिक है, बहुत डिफिकल्ट है, बस उनको टाइम मैनेज करना है कि मुझे कितने टाइम तक कितने क्वेश्चंस लगा लेने हैं। अगर वो इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने अकाउंटेंसी के पेपर की जानकारी आपको दी कि कैसे आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों को जानकारी देने के लिए। तो परीक्षा पे पाठशाला में आज हमने अकाउंटेंसी के बारे में चर्चा की कि किस तरीके से आपको अपने इस पेपर को सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो कितने निश्चिंत होकर आपको पेपर देना है। तो एक बार फिर से ABC न्यूज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।